गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा दिया था? सेल वॉल पढ़ा दिया था, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं क्या पढ़ा दिया था आप लोग को? लाइसोसोम पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोग को जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इधर देखिएगा, एक शब्द लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जनरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ध्यान समझिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अगर जो भी लिविंग सेल है, कौन सेल है आपका? लिविंग सेल। मतलब जो जीवित कोशिकाएं में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। किस प्रकार का मेम्ब्रेन होगा? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। क्लियर हुआ? अगर पूछा आपसे कि जितने भी जो लिविंग सेल है, कौन से था भी आपका? लिविंग सेल, इसमें किस प्रकार के मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो कौन सा मेम्ब्रेन होगा भाई आपका? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ? क्या होगा भाई आपका? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो देने का श्रेय जाता है, मतलब जिन्होंने नामकरण किया था, वो नामकरण सबसे पहले किसने किया था आपका? नगेली नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था भाई आपका? नगेली नामक साइंटिस्ट। और लिखिएगा, नगेली के साथ साथ क्रैमर भी था। कौन था? नगेली के साथ साथ क्रैमर था। अगर आपसे पूछा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नामकरण किसने किया था, तो नगेली नामक वैज्ञानिक ने। ठीक, इसके अलावा और कौन सा वैज्ञानिक है? तो कौन सा वैज्ञानिक है आपका? क्रैमर नामक वैज्ञानिक है। क्लियर हुए हैं तक के? कोई डाउट कहीं पास? फिर लिखिएगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करता है, इधर देखिएगा। ये सेल है, ये क्या है भाई आपका? सेल। सेल से चिपका हुआ, मतलब अगर सेल वाल जिसमें है तो सेल वाल से नजदीक में लगा रहता, क्या रहता है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये पूरे साइटोप्लाज्म को क्या करता है? वो बांध कर रखता है। साइटोप्लाज्म को क्या करेगा? वो बांध के रखेगा, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन सेल है आपका? प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? रेस्पिरेशन के क्रिया में भाग लेता है। कौन सी क्रिया में भाग लेगा? रेस्पिरेशन के। क्योंकि आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी क्रिया पे भाग लेता है भाई आपका? रेस्पिरेशन की क्रिया में भाग लेता है। और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा, जितने भी क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स होगा, उसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा? राइबोसोम। वो राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा। कहाँ प्रेजेंट रहेगा भाई आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। क्लियर हुआ? ध्यान से सुनिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करता है? रेस्पिरेशन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक नया नाम दे देते हैं, उसको क्या नाम देते हैं हम? मेसोसोम्स कहते हैं। क्या कहेंगे? मेसोसोम्स। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दीवार पे राइबोसोम क्या रहेगा आपका? प्रेजेंट रहता है। और राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण ये प्रोटीन का क्या करता है आपका? सिंथेसिस करता है। क्लियर हुआ तक की? कोई डाउट कहीं पास? अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट्स होता है, उसमें रहता है आपका प्रोटीन रहेगा, लिपिड रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा और एंजाइम्स रहेगा। क्लियर हुआ? मतलब कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 30+ एंजाइम्स रहता है। ठीक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में एंजाइम पाया जाता है मैट्रिक्स में। तो उसी प्रकार के अधिकतर जो मेम्ब्रेन होता है, कोई भी मेम्ब्रेन हो, उसमें 30 से ऊपर क्या पाया जाता है आपका? एंजाइम्स पाया जाता है। क्लियर हुआ? तो डाउट कहीं पास? तो लिखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। लिखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब कौन कौन सा उसमें घटक पाया जाता है। लिखिएगा कंपोजिशन में पहला, इधर देखिएगा कंपोजिशन में पहला क्या बताया मैं आप लोग को? प्रोटीन्स मिलेगा। दूसरा क्या बताया मैं आप लोग को? लिपिड। तीसरा क्या बताया मैं आप लोग को? कार्बोहाइड्रेट। और चौथा आप लोग को क्या बताया भाई? मैं एंजाइम्स बताया। अब इन सब का मात्रा लिखिएगा। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम। प्रोटीन में लिखिएगा आप
40% होता है। कितना परसेंट होता है भाई आपका? 40%। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, प्रोटीन का अलग अलग नाम होता है। प्रोटीन का क्या होगा? अलग अलग नाम। इसमें से लिखिएगा फास्ट, जिसमें का आर्जिनिन और लाइसिन ग्रुप होता है। प्रोटीन में प्रोटीन का लिखे नहीं, प्रोटीन में 50 से 58 से 59% होता है। इसमें आर्जिनिन और लाइसिन अधिक मात्रा में होता है। आर्जिनिन और कौन होगा आपका? लाइसिन अधिक मात्रा में रहेगा, मतलब रिच रहता है। इधर समझिएगा, प्रोटीन कौन सा टॉपिक है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सर 50 से 59% है। हाँ, मतलब 58 से 59% क्या पाया जाता है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है अभी आपका? प्रोटीन। जो कितना परसेंट होगा? 58 से 59%। प्रोटीन का कौन सा ग्रुप अधिक मात्रा में मिलता है? तो आर्जिनिन, और दूसरा क्या होता है आपका? लाइसिन ग्रुप होगा। क्यों रहता है लाइसिन ग्रुप? मैं आप लोग को बता दिया था, क्योंकि H1 ऐसा होता है जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, जो क्या काम करता है भाई आपका? लिंगर का काम करता है। क्या काम करता है? लिंगर का। क्लियर हुआ तक क्या? तो प्रोटीन में पूछा कितना परसेंट है, तो 58 से 59%। कौन सा ग्रुप रहेगा? तो आर्जिन और दूसरा लाइसिन। लिपिड लिखिएगा, लिपिड कितना परसेंट रहेगा आपका? 40%। लिपिड कितना परसेंट रहेगा भाई आपका? 40%। तो लिपिड का अलग अलग ग्रुप रहता है, जैसे इसमें लिखा है फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड। कौन कौन सा रहेगा लिपिड का? तो इसमें होगा आपका फास्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन्स, मतलब क्या होते हैं? लिपिड होता है। जो लिपिड के क्या होते हैं? डेरिवेटेड होता है, व्युत्पन्न करके। मतलब ध्यान समझिएगा, लिपिड में क्या है? दो चीजों का मिश्रण है। कितना चीजों का मिश्रण दिख रहा है? दो चीजों का। पहला देखिएगा फास्फेट, और दूसरा क्या है? लिपिड है। आया समझ? मतलब इसमें ग्लाइकोजन और दूसरा क्या है? लिपिड है। इसका इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल है, मतलब फैट है, और दूसरा क्या है? लिपिड है। क्लियर हुआ? मतलब जहां लिपिड की बात आती है, लिपिड में हमेशा क्या होगा? दो चीज होगा। जैसे एंजाइम में होता है ना, एक तो प्योर एंजाइम होता है और दूसरा क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। मतलब को एंजाइम या उसी को कहते हैं कोफैक्टर। अगर शुद्ध है तो वो एपो एंजाइम हो जाएगा, अगर उसमें मिश्रण है तो को एंजाइम हो जाएगा या कोफैक्टर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो उसी प्रकार से लिपिड भी होता है, जिसमें कितना परसेंट रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका 40% रहेगा। कौन कौन सा रहेगा इसमें? फास्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड, तीसरा कौन होगा आपका? कोलेस्ट्रॉल होगा। क्लियर हुआ? उसी प्रकार से लिखिएगा आप कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में लिखिएगा 1 से 2% होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट होगा? 1 से 2% होगा। और कार्बोहाइड्रेट में लिखिएगा इसमें हेक्सोज और सिलियलिक एसिड के रूप में पाया जाता है। लिखिएगा, लिखिए कार्बोहाइड्रेट में लिखिएगा हेक्सोज, एमसिएलिक एसिड, साइलिक एसिड बोले हैं या सियलिक एसिड बोलते हैं, SIALIC, सैलिक एसिड, एसिड के रूप में पाया जाता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड का पहचान करता है। जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का पहचान करता है। इधर समझिए इसका मतलब है। इधर देखिएगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट बताया मैं आप लोग को? 1 से 2%। ठीक, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है आपका? सैलिसिलिक एसिड। मतलब हेक्सोज और क्या होता है आपका? सैलिसिलिक एसिड। इसका काम होता है लिपिड को पहचानना। जब लिपिड को पहचान लेगा तभी ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्य करता है। क्लियर हुआ? अगर नहीं पहचानेगा तो ये कार्बोहाइड्रेट कार्य नहीं करेगा। इसका काम होता है केवल मतलब लिपिड को क्या करना? पहचानना। क्लियर हुआ? मतलब सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है आपका? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला लिखिएगा एंजाइम्स। लिखिएगा इसमें 30 प्रकार मतलब 30 प्रकार से संबंधित एंजाइम्स पाया जाता है। कितने प्रकार से भाई आपका? 30 प्रकार से। आपसे पूछा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो
30 से भी ऊपर एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे एंजाइम में लिखिएगा आपका मैग्नीशियम 2+ एटीपी एंजाइम, एटीपेज एंजाइम। क्या बोले? कितने मात्रा में? एंजाइम्स बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो एंजाइम की जो संख्या होती है वो अधिक मात्रा में होता है। मतलब मुश्किल में कितना होता है? 0.5 से 1% होता है। क्या बोलते हैं? मतलब बहुत कम मात्रा में होता है। 0.5 से लिखना तो लिख लीजिएगा, एंजाइम की मात्रा 0.5 से 1% तक के होता है। हो गया, लिख लिए। लेकिन एंजाइम का लिखिएगा मैग्नीशियम 2 एटीपेज, अगला लिखिएगा और अगला आरएनएस। 2+ के बाद क्या लिखा है? एटीपेज, एटीपीएस, एटीपेज एंजाइम है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, और लिखिएगा कॉलिन एस्टरेज, लिखिएगा कॉलिन एस्टरेज। हो गया, लिख लिए। हो गया, लिख लिया यार, ध्यान समझिएगा। मैं आप लोग को बताया कार्बो मतलब क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन, जिसमें प्रोटीन बताया कितना परसेंट में आप लोग को भाई, मतलब 58 से कितना होगा 59। लिपिड कितना बताया मैं आप लोग को 40%। कार्बोहाइड्रेट कितना बताया 1 से 2%। एंजाइम कितना बताया 0.5 से 1% बताया। क्लियर यहाँ तक के? ये उसके क्या हो गया कंपोनेंट्स। तो अगर कंपोनेंट्स में देखिएगा कितने प्रकार के, अगर आपसे एंजाइम पूछेगा कितना प्रकार का होगा 30+, मतलब 30 से ऊपर एंजाइम पाया जाता है। तो देखिएगा ये मैग्नीशियम, ठीक। दूसरा क्या होगा आरएनएस, तीसरा क्या होगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज और कोलिन एस्टरेज। ये सब क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्लियर हुआ? इसका कहानी मैं बताऊंगा। ये इनहिबिटर का काम करता है, रोकने का काम करता है, ठीक। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर हुआ? चलिए अगला लिखिएगा। अब हेडिंग डालिएगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हेडिंग डालिएगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इधर देखिएगा, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मोटाई होता है वो आपको पहले बता दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई कितना होता है आपका 75 एंगस्ट्रॉन से कितना होगा भाई आपका 100 एंगस्ट्रॉन होगा। कितना होगा भाई आपका 75 से कितना होगा भाई आपका 100 एंगस्ट्रॉन होगा। और एंगस्ट्रॉन का मतलब समझते हो आप लोग, ठीक। मतलब नंबर ऑफ क्या होता है उसके भाई यूनिट बोलता है। क्या बोलता है? नंबर ऑफ यूनिट। या लिखना है तो लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखेंगे। देखिए एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10 की घात -9, मतलब 10 की घात 9 होता है एंगस्ट्रॉन, मतलब 10 की घात कितना होगा भाई आपका 9 होगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें पहला मेम्ब्रेन लिखिएगा। पहला मेम्ब्रेन होता है बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन। पहला कौन सा मेम्ब्रेन होगा आपका? बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन। लिखिएगा बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन। लिखिएगा बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन को सर्वप्रथम गार्टर और गेडल ने दिया था। सॉरी, हाँ, बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन को लिखिएगा, लिखिएगा मेम्ब्रेन 2 प्रकार से लिखिए। पहला लिखिएगा बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन, दूसरा लिख लीजिएगा माइसेलर मेम्ब्रेन। नहीं दिया इसमें, मुझे बता रहा। लिखिए ना, बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन लिखिए, दूसरा लिखिएगा माइसेलर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो इधर देखिएगा बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन, मतलब बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन को अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया था कि ये मेम्ब्रेन में 2 चीज होता है। पहला हेड होता है, दूसरा क्या होता है आपका टेल। तो इसको लिखिएगा बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन को। पहला लिखिए हाइड्रोफोबिक
हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। बाइलियार्ड में लिखूंगी। हाँ, बाइलेयर मेम्ब्रेन में लिखेंगे आप लोग पहले। सर इसका साइंटिस्ट का नाम बता दो। इसका साइंटिस्ट का नहीं दिया है यार, बाइलेयर मेम्ब्रेन का मतलब बता दिया है कि अलग अलग वैज्ञानिक ने दिया था। सर आप तो गार्डन बोले। हाँ, गार्डन ही होता है लेकिन इसमें नहीं दिया है, नहीं दिया इसमें, हमको याद है गार्डन। इधर देखिएगा, बाइलेयर मेम्ब्रेन। बाइलेयर मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, दो लेयर का बना होता है। तो पहले बता दिया था आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन। और कोई भी मेम्ब्रेन का दो ही भाग होता है। पहला ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपका, हेड कहलाएगा, और दूसरा वाला भाग क्या कहलाएगा भाई आपका, टेल कहलाएगा। क्लियर हुआ। तो जो हेड होता है वो जनरली क्या होता है भाई आपका, हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा। कैसा नेचर होता है भाई आपका, हाइड्रोफिलिक नेचर होगा। ठीक। और दूसरा जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होगा। क्या होगा भाई, हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब समझ लीजिएगा, ये जल स्नेही होगा, मतलब जल को अंदर आने देता है ये। ठीक। और ये जल को क्या करता है, बाहर करता है। क्लियर हुआ। मतलब जो जल को अंदर आने देगा इस कारण उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहेंगे। और जो जल को बाहर निकालेगा उसे हम क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्लियर हुआ। इसी में देखिएगा दो चीज होता है, पहला होता है पोलर एंड, दूसरा होता है नॉन पोलर एंड। और ये वाला जो भाग होता है ये ग्लिसरॉल का बना होता है। लिख लीजिएगा ये किसका बना होता है, ग्लिसरॉल का। सर ये रोक के रखता है कि निकालता है जल को। ये जल को अंदर आने देता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक होता है। और ये जल को बाहर निकालने का काम करता है, इस कारण इसको हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। दो नेचर का होता है, जल स्नेही जल विरोधी बोलते हैं ना। ठीक है, क्लियर हुआ है तक क्या। ये कौन सा मेम्ब्रेन कहता है आपका, बाइलेयर मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ। और कोई भी मेम्ब्रेन में पहले बता दिया था, मेम्ब्रेन जनरली किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन का। किसका बना होता है भाई, लाइपोप्रोटीन का। क्यों बना लाता है लाइपोप्रोटीन का, समझिएगा। मतलब जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और एंजाइम होता है, इन सबको हम एक साथ क्या कह देते हैं, लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। क्या कहेंगे उसको, लाइपोप्रोटीन। और कोई भी दुनिया का मेम्ब्रेन होगा जनरली कितना मेम्ब्रेन होता है भाई, बाइलेयर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक। लेकिन बहुत सारे सेल ऑर्गन में सिंगल मेम्ब्रेन होता है। कितना मेम्ब्रेन होता है, सिंगल। ठीक। लेकिन अभी तक के मैं जितना पढ़ाया हूँ सब में कितना पढ़ाया हूँ आप लोग को, बाइलेयर मेम्ब्रेन। सिर्फ लाइसोसोम है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन लिख लो यार, वो बताना भूल गए थे हम। लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होता है, नोट करके कहीं लिखिएगा, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होता है। बाकी सब में कितना रहता है भाई आपका, डबल लेयर मेम्ब्रेन होगा। राइबोसोम में मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। जैसे कि केंद्रिका, केंद्रिका जानते हो ना, केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका पाया जाता है उसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता, मतलब मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है। इधर देखिए, अब ये जो बाइलेयर मेम्ब्रेन होगा, जनरली कोई भी मेम्ब्रेन होगा वो जनरली ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा उसका, प्रोटीन। दूसरा क्या कहलाएगा, लिपिड। फिर क्या होगा आपका, प्रोटीन। मतलब प्रोटीन, लिपिड और क्या होगा आपका, प्रोटीन। इन तीनों का बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं भाई, बाइलेयर मेम्ब्रेन। अगर पूछा बाइलेयर मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, तो पहला क्या होगा, हेड, दूसरा क्या होगा, टेल। इन दो दोनों को जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा आपका, ग्लिसरॉल कहलाएगा। हेड कौन सा नेचर का होगा पूछेगा तो हाइड्रोफिलिक, और टेल कौन सा नेचर का होगा तो हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। क्लियर हुआ। दूसरा लिखिएगा आप लोग सैंडविच मॉडल। अब अगला लिखिएगा सैंडविच मॉडल, इसको पूछता है, लिखिएगा। अच्छा, माइसेलर, उसी को लिख लीजिएगा, माइसेलर, या उसी को कहते हैं आपका ट्राइलेमिनर मॉडल बोलते हैं। लिखिएगा माइसेलर मॉडल, लिखिए पहले, लिखिएगा माइसेलर मॉडल। हाँ, मॉडल होगा कि वो मेम्ब्रेन में आएगा ना इसको। तो देखिएगा, ये बाइलेयर मेम्ब्रेन भी कह देते हैं या इसी को मॉडल भी बोल देते हैं। इसी को बाइलेयर मॉडल भी कहेंगे। ठीक। और दूसरा क्या हो सकता है, माइसेलर मॉडल भी बोल देते हैं, या उसी को मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना।
किसमें? बाइलेयर की सिंगल लेयर किसमें? न्यूक्लियोलस उसमें नहीं पाया जाता मेम्ब्रेन, बताया ना नहीं पाया जाता बोल के। सर आप कह रहे थे कई जगह पे लिपिड प्रोटीन लिपिड भी दिखा, जैसे अभी बताए प्रोटीन लिपिड प्रोटीन का बना रहता है मेम्ब्रेन। हाँ इधर देखिए क्यों बना रहता है, अभी बताएंगे ना जब यूनिट मॉडल पढ़ाएंगे तो। ठीक, इधर देखिए क्या होता है प्रोटीन लिपिड और क्या होगा आपका प्रोटीन। कभी भी प्रोटीन का देखना कितना परसेंट रहता है आपका 20%। प्रोटीन का कितना परसेंट रहेगा 20, लिपिड का कितना परसेंट होता है आपका नहीं 35% होता है। कितना परसेंट होता है 35%। इस कारण तीनों मिलके कितना परसेंट बनाता है आपका 75% बनाता है। ठीक है, मतलब सॉरी एंगस्ट्रान बोलते हैं, सॉरी ये 20 एंगस्ट्रान रहता है आपका, ये 35 एंगस्ट्रान रहेगा और ये भी क्या रहेगा आपका 20 एंगस्ट्रान। ये जब तीनों मिलता है तब कितना एंगस्ट्रान होगा आपका 75 एंगस्ट्रान। क्लियर हुआ, मतलब हमेशा प्रोटीन अपर में रहेगा और लोअर पे रहेगा। ठीक, कुछ और मेम्ब्रेन होता है जिसमें प्रोटीन के ऊपर और प्रोटीन होता है, अभी समझा रहे तुरंत। चलिए अब अगला लिखिएगा आप लोग, ये लिखिए क्या माइसेलर मॉडल को। ठीक है, लिखिए इसमें माइसेलर मॉडल को लिखिएगा। लिखिए इसको सब यूनिट मेम्ब्रेन के भी नाम से जाना जाता है। लिखिएगा इसको सब यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं भाई इसको, सब यूनिट मेम्ब्रेन के भी नाम से जाना जाता है। लिखिएगा इस मॉडल को हाफमैन ने दिया था। लिखिएगा इस मॉडल को हाफमैन ने दिया था। क्या लिखिए यार, इस मॉडल को क्या बोलते हैं भाई अपन, हाफमैन ने दिया था। लिखिएगा इसको, देखिए इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्लोब्यूलर यूनिट का बना होता है। लिखिए इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्लोब्यूलर यूनिट का बना होता है। ग्लोब्यूलर यूनिट का बना होता है, यह ग्लोब्यूलर यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है। इधर देखिएगा माइसेलर मॉडल क्यों बोलते हैं, इधर देखिए मतलब इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज दिखाई देता है, पहला क्या होता है प्रोटीन और दूसरा क्या होता है आपका लिपिड होता है। ठीक, तो हमेशा इसका जो लिपिड होगा वो कहाँ रहेगा आपका सेंटर पे रहेगा। कहाँ रहेगा आपका सेंटर पे। इस प्रकार की संरचना रहता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं माइसेलर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। क्या कहते हैं भाई अपन माइसेलर मेम्ब्रेन। तो ये हमारा क्या होगा भाई, हमारा लिपिड होगा। ये क्या होगा आपका लिपिड, और ये चारों तरफ है ये क्या कहलाएगा इसका प्रोटीन होगा। तो डायरेक्ट लिपिड के रूप में ना होगा, क्या हो सकता है वो अलग अलग रूप में हो सकता है, या हो सकता है इसको हम क्या बोल दे फास्फोलिपिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई फास्फोलिपिड। क्लियर हुआ, लिखिएगा इसमें, लिखिएगा लिपिड के चारों तरफ प्रोटीन का आवरण घिरा रहता है। लिखिएगा लिपिड के चारों तरफ प्रोटीन का आवरण घिरा होता है, इस कारण इसको माइसेलर मेम्ब्रेन या माइसेलर मॉडल भी कहते हैं। लिपिड के चारों ओर प्रोटीन्स घिरा होता है। क्या घिरा रहता है भाई आपका प्रोटीन्स घिरा रहता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई माइसेलर मेम्ब्रेन या मॉडल कहते हैं। लिखिएगा थोड़ा सा नोट कर, सब यूनिट क्यों बोलते हैं सब यूनिट। हाउ लिखिएगा थोड़ा सा लिखिएगा, मनुष्य के आरबीसीएस लिखिए ना, नोट करके लिखिएगा। मनुष्य के आरबीसीएस और यकृत में, मनुष्य के आरबीसीएस और यकृत के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मनुष्य के यकृत और आरबीसीएस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सर एक बार और रिपीट कर, डाटा मतलब छूट गया। मनुष्य के लीवर मतलब यकृत और आरबीसीएस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं।
बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि हेक्सोज एमीन, जैसे हेक्सोज एमीन, फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट्स, सियोलिक एसिड, ये सभी प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं, ये सभी प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं, ये सभी प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं। हो गया, 2 मॉडल हुआ। अब इसी मॉडल से मतलब अब इस मॉडल के अंतर्गत कौन कौन सा मेम्ब्रेन आता, तो पहला मेम्ब्रेन लिखिएगा आप लोग सैंडविच मॉडल या सैंडविच मेम्ब्रेन बोलते हैं उसी को। सर इसका टाइप नहीं बोल सकते, मतलब जो मेम्ब्रेन होता है जैसे कि बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ठीक, और माइसेलर मेम्ब्रेन, तो माइसेलर मेम्ब्रेन में केवल माइसेलर बस आता है, और जो बाइलेयर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी अपन मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, जितना भी मेम्ब्रेन, वो सब कौन सा मेम्ब्रेन आता है भाई, आपका बाइलेयर मेम्ब्रेन आएगा। तो पहला लिखिए उसमें सैंडविच मेम्ब्रेन, सैंडविच मॉडल या उसी को मॉडल बोल देते हैं या उसी को मेम्ब्रेन बोल देते हैं भाई। आप लोग को बोला ना मॉडल और मेम्ब्रेन में कंफ्यूज नहीं होना है, वो खाने वाला सैंडविच नहीं, हाँ वही समझ लो, उसमें भी डबल मेम्ब्रेन होता है, दोनों बीच में स्पेस रहता है, ठीक। लिखिएगा सैंडविच मेम्ब्रेन या सैंडविच मॉडल, लिखिएगा सैंडविच मेम्ब्रेन, लिखिए इसमें, लिखिएगा इस मॉडल को ट्राइलैमिलर मॉडल भी कहते हैं, ट्राइलैमिलर मॉडल भी कहते हैं, ट्राइलैमिलर मॉडल भी कहते हैं। लिखिएगा इस मॉडल को डेवियन एंड, देखिए इस मॉडल को डेवसन बोलते हैं, डेवसन एंड डिवेली ने दिया था। लिखिएगा इस मॉडल को डेविसन एंड डेवेली ने दिया था, डेविसन एंड डेनियली बोलते हैं, डेनियली, डेविसन एंड डेनियल बोलते हैं, डेनियल। लिखिएगा इस मॉडल को डेविसन एंड डेनियल ने दिया था, लिखिएगा इस मॉडल को किसने दिया था, डेविसन एंड डेनियल ने दिया था। हो गया, लिख लिए। चलिए उसका डायग्राम बना दूं मैं आप लोग को यार, चलिए डेनियल डेविसन मॉडल का ध्यान समझिएगा। ये आपके प्रोटीन है, ये क्या है आपका प्रोटीन, ये भी क्या है भाई आपका प्रोटीन है, और ये क्या है हमारा लिपिड है, ये क्या है भाई आपका लिपिड है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले बता दिया हूं यार। इधर देखिएगा ये प्रोटीन हुआ, ये क्या है भाई आपका प्रोटीन, ये भी क्या है आपका प्रोटीन, और ये दोनों क्या है आपका लिपिड, ये क्या है आपका लिपिड, क्योंकि हेड और क्या रहता है आपका टेल रहता है, क्लियर है। तो प्रोटीन के ऊपर एक और अलग से प्रोटीन होता है, प्रोटीन के ऊपर और क्या रहेगा, अलग से प्रोटीन रहेगा। तो इसको हम ऐसे वर्ग बना देते हैं, क्या ऐसे बनाए, क्या अलग अलग संरचना बने, इसको कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, या इसी को इस टाइप में भी बना सकते हो ना यार, ऐसा वाला नहीं आया समझ, संरचना अलग अलग भी हो सकता है ना। इसको लिखिएगा ग्लोबुलर प्रोटीन, इसी को एब्जॉर्बेंट प्रोटीन भी बोल देते हैं, ठीक। चलिए लिखिएगा इसको, हो गया, लिख लिए। इधर देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, प्रोटीन जो लिखे हैं हाँ वो लंबा ऐसे लाइन बनाए हो, वो उसको लेबल किए है ना।
हाँ ये वाले को, ये क्या है आपका प्रोटीन्स है, क्या है ये प्रोटीन, नीचे भी क्या है आपका प्रोटीन्स है, बीच वाला क्या है आपका ये सब लिपिड है। ठीक, तो प्रोटीन के ऊपर एक और अलग से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन के ऊपर और क्या पाए जाते हैं अलग से प्रोटीन, तो इसको एब्जॉर्बेंट प्रोटीन भी कहते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन को क्या कह देते हैं एब्जॉर्बेंट प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन होगा केवल अपर वाले प्रोटीन्स में पाया जाता है, लोअर वाले प्रोटीन्स में नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ, ये कहलाता है आपका कौन सा मेम्ब्रेन कहलाता है भाई सैंडविच मॉडल कहलाएगा। क्लियर हुआ, बस याद रखना प्रोटीन के ऊपर एक और प्रोटीन का जब लेयर रहेगा तब उसे हम क्या कहते हैं भाई अपन सैंडविच मॉडल कहेंगे। क्लियर हुआ, कोई डाउट कहीं पास या समझ? हाँ बोलिए ना। जो ऊपर में लेयर है इसीलिए नाम, हाँ इसीलिए तो बोल रहे हैं सैंडविच मॉडल। भाई ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ठीक, ऊपर बस में है नीचे में नहीं है, इस कारण उसको क्या कहते हैं सैंडविच मॉडल कहते हैं। अगर नहीं रहेगा तो नॉर्मल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो जाएगा, उसी के नाम पे अलग अलग मेम्ब्रेन है। क्लियर हुआ, पहला लिख लिया सैंडविच मॉडल, दूसरा लिखिएगा देखिए इसी को यहाँ पास एब्जॉर्बेंट प्रोटीन भी बोल रहा, नहीं बोल रहा है समझ, मैं आपको पहले बता दिया था। मतलब ये देखिएगा ये ग्लोब्यूल प्रोटीन है और इसी को क्या बोल देते हैं भाई आपका एब्जॉर्बेंट प्रोटीन बोल देते हैं। अगर मान लीजिए इसको ग्लोब्यूल प्रोटीन मानते हो आप, इसको कौन सा प्रोटीन मानते हैं ग्लोब्यूल प्रोटीन, ये भी ग्लोब्यूल प्रोटीन होगा, तो जल को जो एब्जॉर्ब करेगा ऊपर पे वो कौन सा प्रोटीन हो जाएगा आपका एब्जॉर्बेंट प्रोटीन। मतलब आप याद रखो, नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। सैंडविच मॉडल में प्रोटीन के ऊपर लिखेगा सैंडविच मॉडल में प्रोटीन के ऊपर एक और प्रोटीन्स का लेयर पाया जाता है, प्रोटीन के ऊपर एक और लेयर पाया जाता है, या केवल ऊपरी वाले भाग में होता, या केवल ऊपर वाले भाग में होता। सर लेकिन एनसीईआरटी में ऊपर नीचे दोनों में दिया है। सैंडविच में नहीं दिया, दूसरे में दिया होगा। मैं लिखी हूँ नोट्स कराया। इसको हम पढ़ाएं दूसरे में भी देता। देखिए नीचे वही सर डायग्राम भी, अब मैं यूट्यूब में देखी थी वैसे। अभी बता रहे हैं इसमें, बता रहे हैं। हो गया, लिख लिएगा, लिखे। मतलब प्रोटीन के ऊपर क्या होता है एक और प्रोटीन का लेयर होता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं अपन सैंडविच मॉडल कहते हैं। दूसरा मॉडल लिखिएगा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। लिखिएगा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, लिखिए इस मॉडल को रॉबर्टसन ने दिया था। लिखिएगा इस मॉडल को रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लिखिएगा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को सर्वप्रथम रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस मॉडल को आरबीसीएस की मेम्ब्रेन में अध्ययन किया था, आरबीसीएस की मेम्ब्रेन में अध्ययन किया था। आरबीसीएस की मेम्ब्रेन में देखा गया। अब इसमें देखिएगा, देखिए इसको ट्राई लेयर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, ट्राई लेयर मेम्ब्रेन। देखिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, बाई लेयर मेम्ब्रेन पढ़े। बाई लेयर में हम क्या पढ़े थे, इसमें प्रोटीन लिपिड वही बस पढ़े थे, ठीक है। मतलब ऊपर नीचे दोनों क्या था, प्रोटीन था, बीच में क्या था आपका लिपिड। तो यहाँ पास कहता है, इधर देखिएगा, मतलब ऊपर में प्रोटीन तो है, ऊपर में क्या है आपका प्रोटीन है, बस प्रोटीन बस है, ऊपर नीचे दोनों जगह क्या है प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन का एक लेयर हुआ, ये भी प्रोटीन का लेयर हुआ। इसकी कितना एंगस्ट्रॉन बोला आपका 20 एंगस्ट्रॉन, इसका भी कितना एंगस्ट्रॉन बोला 20 एंगस्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पास कहता है लिपिड का बाय लेयर मेम्ब्रेन होगा,
कितना मेम्ब्रेन होगा? बाइलेयर। तो लिखिएगा लिपिड का बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है, बाइलेयर मेम्ब्रेन। तो लिपिड को 2 लेयर मानता है और प्रोटीन को 1 लेयर मानता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? ट्राई लेयर मेम्ब्रेन कहते हैं। लिखिएगा इसमें प्रोटीन का 1 लेयर और लिपिड का 2 लेयर मानता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई? ट्राई लेयर मेम्ब्रेन कहते हैं। लिखिएगा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। इसमें लिपिड का 2 लेयर होता है मध्य भाग में। देखिए इसमें लिपिड का 2 लेयर होता है मध्य भाग में और 1 लेयर प्रोटीन्स का होता है। ठीक है, लिखिएगा यह मॉडल सैंडविच मॉडल। देखिए इस मॉडल का परिकल्पना सैंडविच मॉडल से किया जाता है। लिखिएगा इस मॉडल का परिकल्पना सैंडविच मॉडल से किया जाता है। इस मॉडल का परिकल्पना सैंडविच मॉडल से किया जाता है। अगला लिखिएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगला लिखिएगा, सर इसके आउटर में लिपिड रहेगा, बीच में प्रोटीन रहेगा। मर गया अभी बताया ना, ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। इसमें तो आप यही बोले ना, इसमें प्रोटीन के एक लेयर रहेगा। ऊपर में प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है। उसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन था या ऑब्जर्वेंट प्रोटीन था, इसमें ऐसा है क्या? नहीं है। इसमें प्रोटीन है ऊपर में, नीचे में प्रोटीन है, लेकिन दोनों को कितना लेयर मार रहा है? वो 1 लेयर। और जो बीच में रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है, उसको बाई लेयर मार रहा है। ये देखिएगा बाई लेयर में ये सारे चीजें हैं और ट्राई लेयर में वैसे कुछ नहीं है, बस 2 लाइन। इधर देखिए भाई, ये जो बीच है ना, ये लिपिड का 2 लेयर है। लिपिड का कितना लेयर? 2 लेयर। ऊपर में प्रोटीन का और नीचे में प्रोटीन का केवल 1 लेयर है। तो उन तीनों लेयर को मिला के एक साथ क्या बोल रहा है? वो ट्राई लेयर मेम्ब्रेन बोल रहा है। इसी कारण ये इसको सैंडविच मॉडल का क्या माना जाता है? रूपांतरण माना जाता है। क्लियर हुआ? ध्यान समझिएगा। सैंडविच मॉडल को भी ट्राई लेयर बोलते हैं और इसको भी ट्राई लेयर। उसको बाई लेयर बोलते हैं। उसमें प्रोटीन को 1 लेयर मानते हैं, लिपिड को 1 लेयर मानते हैं। ठीक, यहाँ पास लिपिड को 2 लेयर मानते हैं, प्रोटीन को 1 लेयर मानते हैं। नहीं आया समझ? उसमें 1+1 रहेगा। उसको प्रोटीन को 1 मानते हैं, लिपिड को 1 मानते हैं। ठीक, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में तीनों को एक साथ है, इस कारण इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। और इसी को ट्राई लेयर मेम्ब्रेन मॉडल भी कहेंगे, क्योंकि इसमें लिपिड को 2 मानते हैं, प्रोटीन को 1 मानते हैं। ऐसा नहीं मान रहे हैं यहाँ पास, ये पहला प्रोटीन हो गया, फिर लिपिड हो गया, फिर प्रोटीन हो गया। ठीक, नहीं समझ? इसमें लिपिड में 2 लेयर है, इस कारण लिपिड को 2 मानते हैं और दोनों प्रोटीन को 1 मानते हैं। इस कारण इसको कहते हैं ट्राई लेयर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो इसका पहले पढ़ाए थे उसमें भी लिपिड का 2 था, प्रोटीन का 2 था। था कि नहीं था यार? लेकिन प्रोटीन को 1 मानते हैं और लिपिड को 1 मानते हैं, इस कारण उसको बाई लेयर बोलते हैं। और यहाँ पास क्या बोलेंगे? उसको ट्राई लेयर बोलते हैं। नहीं है समझ? अगर आपसे पूछा ट्राई लेयर मेम्ब्रेन किसको माना जाता है, तो किसको? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को, या उसी को कौन सा मॉडल कहते हैं भाई अपन? ट्राई लेयर मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ? तो डाउट कहीं पास? चलिए अगला लिखिएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तीसरा है सर। हाँ तीसरा, इसी लिखिएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को कहा जाता है पेनिट्रेटेड प्रोटीन मॉडल भी कहा जाता है। पेनिट्रेटेड प्रोटीन मॉडल, हाँ मतलब आंतर प्रोटीन मॉडल कहते हैं। मैं पहले बोला ना, मेम्ब्रेन को ही मॉडल के नाम से जानते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। लिखिएगा पेनिट्रेटेड प्रोटीन मॉडल, पेनिट्रेटेड प्रोटीन मॉडल, पेनिट्रेटेड प्रोटीन मॉडल, या इसी को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखिए क्या लिखे भाई? इसको हिंदी को में बोलते हैं आंतर प्रोटीन मॉडल। आंतर प्रोटीन मॉडल, या इसी को कहते हैं तरल
मोज़ेक मॉडल, लिखिएगा तरल मोज़ेक मॉडल। लिखिएगा इस मॉडल को सबसे अधिक मात्रा में मान्यता प्राप्त मिला था। लिखिएगा इस मॉडल को सबसे अधिक मात्रा में मान्यता प्राप्त मिला था। हो गया? लिखिएगा इसको। लिखिएगा प्रोटीन के अणु पूर्ण रूप से लिपिड के अणु से मिला रहता है। लिखिएगा प्रोटीन के अणु पूर्ण रूप से, लिखिएगा प्रोटीन के अणु लिपिड के अणु से पूर्ण रूप से धंसा होता है। प्रोटीन के अणु लिपिड के अणु के साथ पूर्ण रूप से धंसा रहता है। हो गया? क्लियर हुआ? लिखिएगा इस मॉडल को सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इस मॉडल को सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। लिखिएगा इस मॉडल को सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था। इस मॉडल को सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था। चलिए इसका डायग्राम बना दूं मैं आप लोग के सामने यार। चलिए डायग्राम बना दूं इसका। चलिए ध्यान, ठीक, इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, तरल मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, जिसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इस मॉडल को शब्द किसने दिया था? आपका सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस मेम्ब्रेन को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो बायलेयर मेम्ब्रेन के अंतर्गत। इसमें दो चीज याद रखना है, पहला जल स्नेही और दूसरा जल विरोधी बोलते हैं। मतलब सॉरी, जल को अंदर आने देता है और दूसरा जल को वो बाहर आने देता है। और ये पूरे मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन होता है। कौन सा मेम्ब्रेन होगा? सेलेक्टिव परमेएबल। और एक मेम्ब्रेन की और कहानी है इसकी, जो भी प्रोटीन के अणु होगा, जो भी किसके अणु होता है? प्रोटीन के अणु, वो लिपिड के अणु के साथ एकदम पूर्ण रूप से क्या होता है? वो बंध रहता है। इस कारण दोनों को एक दूसरे से हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। इसी कारण इसको कहा जाता है, लिपिड के समूह में प्रोटीन के द्वीपों कहा जाता है। क्लियर? लिख लीजिए इसको। लिखिएगा प्रोटीन के समुद्र में, लिखिएगा प्रोटीन के समुद्र में, सॉरी लिपिड के समुद्र में लिखिए, सॉरी लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के द्वीपों कहा जाता है। लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के द्वीपों कहा जाता है इसको। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि प्रोटीन के अणु लिपिड में क्या हो जाता है? समा जाता है। इस कारण लिपिड के समुद्र को क्या कहा जाता है भाई? आपका प्रोटीन के द्वीपों कहा जाता है। क्लियर हुआ तक के? अब देखिए इसमें दो भाग दिख रहा है अपने को। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो ऐसा ऐसे एंटीना निकला रहता है ना, ये सब क्या होता है? सुगर होता है। ये सब क्या होता है? सुगर होता है। ठीक, और शुगर के साथ साथ ये क्या रहता है? आपका प्रोटीन्स होता है। क्या रहता है भी? आपका प्रोटीन्स। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। जहां प्रोटीन लिखा है मतलब प्रोटीन का कितना रूप हो गया? दो रूप हो गया। ठीक, पहला ग्लाइकोजन और दूसरा क्या हो गया? आपका प्रोटीन। तो ये क्या होगा? आपका ग्लाइकोप्रोटीन होगा। क्लियर है? अब कहता है जहां पास टर्निल प्रोटीन होता है, ये दिख रहा है दो प्रोटीन के बीच में, ये देखिए ना, ये टर्निल प्रोटीन है कि नहीं है? इन दोनों के बीच में क्या होता है? इंटीग्रल प्रोटीन होता है। क्या होता है? इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। ये दिख रहा है ना, ये दोनों के बीच में जो गैप है वो कहलाता है इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। और इसी प्रोटीन को हम क्या कह देते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जल अंदर आया। जल क्या हुआ? अंदर आया। तो जल अंदर आया मतलब क्या होगा? ये हाइड्रोफिलिक। कौन सा नेचर का होगा? हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा। तो ये किसके नजदीक आया? प्रोटीन के नजदीक आया। फिर दूसरा यहाँ पास क्या रहेगा? आपका लिपिड का लेयर रहेगा और ये उसका क्या होगा? हेड होगा और ये सब क्या होगा? टेल। तो यहाँ से जल कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा। क्या बोले? हाँ, इधर ध्यान समझिएगा। जितने भी ऐसे जो एंटीना के समान दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? आपका शुगर, या उसी को हम क्या कह देते हैं भाई? अपन ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं।
मतलब इसमें प्रोटीन का दो है, पहला ग्लाइकोजन है, दूसरा क्या है आपका प्रोटीन। इस कारण इसको क्या कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है वो लिपिड में इस प्रकार से मिल गया है कि एक दूसरे को पहचानना क्या हो गया है, मुश्किल हो गया। क्लियर हुआ। तो अब देखिएगा जब ऊपर से जल आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है आपका जल आ रहा है, जब जल ऊपर से आएगा तो वो नेचर क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिलिक। और जैसी जल को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पेरिफेरल प्रोटीन। इसी कारण लिखा देखिएगा एक्सटर्निसिक। एक्सटर्निसिक मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर की तरफ आ रहा है। क्लियर हुआ तक के। जब अंदर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पास लिपिड भी होता है, और लिपिड कौन सा लिपिड है आपका, फास्फोलिपिड है। और फास्फोलिपिड के साथ और कौन सा लिपिड आता है आपका, ग्लाइकोलिपिड। और ग्लाइकोलिपिड के साथ एक और लिपिड होता है जिसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। मतलब एक तो होता है फास्फोलिपिड, दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड, और तीसरा क्या होता है आपका कोलेस्ट्रॉल। तो बीच बीच में होगा कोलेस्ट्रॉल। जब ये देखिए, ये जैसे दिख रहा है ना, अलग से दिख रहा है, ये अलग से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। मतलब लिपिड का तीनों लिपिड होगा, ग्लाइकोलिपिड होगा, फास्फोलिपिड होगा और कोलेस्ट्रॉल। बीच बीच में आपका कोलेस्ट्रॉल रहता है। क्लियर है। अब ये जल को तो अंदर आने देता है, जल को अंदर आने दिया, इस कारण क्या होगा, वो इंटीग्रल प्रोटीन होगा। और यहाँ पास जो इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर में क्या रहता है आपका, टर्नल प्रोटीन होता है। और यहीं पास क्या लगा रहता है कि स्पेक्ट्रिन लगा रहता है। क्या लगा रहता है, स्पेक्ट्रिन, एंटीना के समान होगा। क्लियर है। तो ये कोशिका के कहाँ होता है, बाहर साइड होगा, और ये कोशिका कहाँ होगा आपका, अंदर की साइड होगा। ठीक। तो ये बता दिया, क्या बताया आप लोग को, प्रोटीन। और बीच वाला जो नीचे रहता है वो क्या कहलाएगा आपका, लिपिड। और लिपिड का कितना लेयर होता है, तो 2 लेयर। इसी कारण इसको ऐसे लिखा जाता है, ये कहा जाता है, ये कहलाता है हेड और ये कहलाता है आपका टेल। और जो बीच वाला रहता है वो क्या कहलाएगा आपका, कोलेस्ट्रॉल। इसमें मैं पहले बता दिया हूँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को क्या क्या पढ़ना है। अगर पूछा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने दिया था, तो सिंगर और निकोलसन। दूसरा, इसमें प्रोटीन का अणु लिपिड के साथ क्या होता है, जुड़ा रहता है, चिपका रहता है। ठीक। इस कारण इसको पहचानना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इस कारण मैं बताया था लिपिड का क्या कहा जाता है, इसको समुद्र कहा जाता है, जिस प्रोटीन का क्या कहा जाता है, इसको द्वीप कहा जाता है। क्लियर हुआ। बस इसी याद को रखना। और इसमें जल मतलब हाइड्रोफिलिक होगा, और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होगा। एक अंतर होगा, दूसरा क्या होगा आपका, बहिष्करण होगा। क्लियर हुआ। और कुछ याद नहीं रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्लियर हुआ। अब एक्टिव साइड और जो पेसिव साइड और सोडियम पोटेशियम का जो पंप है, ठीक है, उसको लिखिएगा। लिखिएगा अगला, ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब लिखिएगा ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं, वो उसी का कार्य है। अब उसका कार्य लिख लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट करता है आपका, ट्रांसपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिखिएगा, इसमें 2 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। लिखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। लिखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की आवश्यकता होती है। लिखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की क्या होती है, आवश्यकता होगी, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। हो गया। जहां एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती वहां सोडियम पोटेशियम रिक्वायर्ड होगी। देखिए, जहां एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी वहां सोडियम पोटेशियम की क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, या उसी को सोडियम पोटेशियम का पंप बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हो गया। बस इसमें 2 ही चीज को याद रखना, पहला दिया है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा क्या दिया है आपका
पेसिव। जहाँ एक्टिव रहेगा वहाँ एनर्जी की आवश्यकता होगी, जहाँ पेसिव रहेगा वहाँ एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। बट इसमें दो क्रिया होती है, पहला होता है ऑस्मोसिस और दूसरा क्या होगा आपका डिफ्यूजन। उसको भी लिख लीजिएगा। पहला लिखिएगा ऑस्मोसिस, इसी में हाँ उसी में अगला पॉइंट करके लिखिए ना ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। इधर देखिएगा, मतलब क्या कहता है भाई ऑस्मोसिस, और दूसरा क्या कहता है भाई आपका डिफ्यूजन। इसको कहते हैं परासरण और इसको क्या कहते हैं भाई अपर विसरण। ऐसा सारा है ऐसा। तो चलिए इधर देखिएगा क्या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अणुओं की मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता अणुओं की अधिक, वही तो परिभाषा हुआ था नहीं है समझ कुछ नहीं। इधर देखिएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहा जाएगा लो कॉन्सेंट्रेशन। बीच में किसकी रिक्वायर्ड होती है मेम्ब्रेन की। किसकी आवश्यकता होती है मेम्ब्रेन की, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। तो वो क्या कहलाएगा क्लियर हुआ। और अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से किसकी तरफ गया लो कॉन्सेंट्रेशन लेकिन मेम्ब्रेन की रिक्वायर्ड, तो वो क्या कहलाएगा मतलब विलायक में विलेय के अणु ना अधिक सांद्रता से कहाँ जा रहा है कम सांद्रता की ओर, जिसमें मेम्ब्रेन की क्या होती है आवश्यकता, उसे हम क्या कह देते हैं परास्मर। और जहां पास मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होगी वो क्या कहलाएगा डिफ्यूजन। तो जहां एनर्जी रहेगा वहां हमेशा मेम्ब्रेन की क्या होती है रिक्वायर्ड होगी। क्लियर हुआ। बस एक ही तो है यार इसमें, कुछ नहीं है, बस मेम्ब्रेन की खेल है। अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो परास्मर और मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो वो विसरण। क्लियर हुआ। आगे समझ गया। हाई से लो ही जाएगा। हाई से लो ही जाएगा। चलिए लिखिएगा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना, जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होगी। उसे परासरण कहते हैं। हो गया, लिख लिए। और जहां पास विसरण में क्या लिखे यार आप लोग यार, जहां पास अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होगी वो क्या कहलाएगा आपका विसरण कहलाएगा। अब लिखिएगा, लिखिए परासरण। अब लिखिएगा परासरण 3 प्रकार के होता है। परासरण के टाइप से लिखिए आप। चलिए परासरण के टाइप से लिखेंगे आप लोग भाई, टाइप से लिखिए परासरण के। पहला लिखिएगा आप लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन, लिखिएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक गुरु जी बारी वाले आ गए। चलो ध्यान से सुनिएगा, तो मैं आप लोग को कल पढ़ाऊंगा यार, ठीक है। आज इतना ही रहने दीजिए। हम लोग अभी लेट हो जाते हैं।